निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है मॉड्यूल 17 कोविड-19 परिदृश्य विद्यालयी शिक्षा में चुनौतियाँ। हम इस प्रशिक्षण में मॉड्यूल 17 के प्रथम सत्र कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की पहचान की चुनौती और विद्यालय पुनः खोले जाने की चिंताएं और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। आइए अब जानते हैं इस सत्र के प्रशिक्षण प्रतिफल। कोविड-19 की पृष्ठभूमि से परिचित हो सकेंगे। कोविड-19 से संक्रमण के लक्षण व बचाव के उपायों को जान सकेंगे। विद्यालय के सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाने में सक्षम होंगे। वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था की चुनौतियों से परिचित हो सकेंगे। विद्यालय पुनः खोले जाने पर संक्रमण की चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन कराने में सक्षम होंगे। इस सत्र के मुख्य प्रशिक्षण बिंदु हैं कोविड-19 की पृष्ठभूमि, कोविड-19 का परिचय, अगर कोरोना के हल्के लक्षण हों तो क्या करें, कोविड-19 संक्रमित होने पर क्या करें, कोविड-19 संक्रमण के लक्षण, कोविड-19 संक्रमण से बचाव के महत्वपूर्ण उपाय, शिक्षण प्रक्रिया में अवरोध, विद्यालय के सुरक्षित संचालन में बाधा, वर्तमान समय में अवरुद्ध परंपरागत शिक्षा व्यवस्था के स्थान पर वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था की चुनौतियाँ, विद्यालय पुनः खोले जाने पर संक्रमण की चुनौती, संक्रमण रोकने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुपालन की चुनौती, अधिगम प्रतिफल। कोरोना वायरस की पृष्ठभूमि। कोरोना की पृष्ठभूमि को जानने के लिए इन बिंदुओं को समझना होगा। पहला बिंदु है कोरोना क्या है। कोरोना एक वायरस है जो कई प्रकार के विषाणुओं का एक समूह है। यह स्तनधारी और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। यह RNA वायरस के कारण मनुष्यों में श्वसन तंत्र संक्रमण पैदा हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप हल्की सर्दी जुकाम से लेकर मृत्यु तक हो सकती है। दूसरा बिंदु है कोरोना की वैश्विक पहचान। भारत सहित दुनिया भर के वैज्ञानिक SARS-CoV-2 जीनोमों में जीन संबंधी परिवर्तनीयता की पहचान करने में लगे हैं, ताकि इससे निजात पाने के लिए जल्द से जल्द प्रभावी वैक्सीन तैयार कर सकें। अब बात करते हैं तीसरे बिंदु की, और जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे जनवरी 2020 में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का प्रकोप घोषित किया। WHO ने इसके भयानक प्रकोप को देखते हुए 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। अगला बिंदु है कोविड-19 की भयावह स्थिति। कोविड-19 के असर के बारे में एक अध्ययन में बताया गया है कि भारत में कोविड-19 के मरीजों की संख्या कुल आबादी का 60% तक हो सकती है। 13 मार्च 2020 को भारत में कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु की पहली खबर आई, जो निरंतर बढ़ रही है। कोविड-19 संक्रमण की भयावहता को नियंत्रित रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने देश भर में लॉकडाउन लागू कर दिया था। कोविड-19 का परिचय।
आइए सबसे पहले हम जानते हैं कोरोना की उत्पत्ति के बारे में। कोरोना की उत्पत्ति सबसे पहले 1960 के दशक में एक मुर्गी में हुई थी और इसने मुर्गी के श्वसन तंत्र को प्रभावित किया था। उसके बाद इसने कई बार मनुष्यों पर हमला किया है। कोरोना की नाम उत्पत्ति। अब हम जानेंगे कोरोना की नाम उत्पत्ति अर्थात नामकरण के बारे में। दरअसल लैटिन भाषा में कोरोना का अर्थ होता है मुकुट और इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे ढांचों से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में मुकुट जैसा आकार दिखता है, जिसके कारण इसका नाम कोरोना रखा गया है। कोरोना वायरस के वंश। कोरोना वायरस के वंश में अल्फा वायरस, बीटा वायरस, गामा वायरस और डेल्टा वायरस आते हैं। कोविड-19 क्या है? WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस रोग को कोविड-19 नाम दिया है। जहां CO का तात्पर्य कोरोना से है तो वहीं VI का अर्थ है वायरस। इसी प्रकार D का अर्थ है डिसीज और 19 का तात्पर्य है साल 2019 अर्थात जिस वर्ष यह बीमारी पैदा हुई। कोविड-19 का सबसे पहले असर चीन देश के वुहान प्रांत में देखा गया था, जो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। कोविड-19 का प्रकोप। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। अगर कोरोना के हल्के लक्षण हों तो क्या करें? जिन लोगों को कोरोना के हल्के लक्षण हों, उन्हें खुद को 7 दिनों के लिए घर में ही सेल्फ आइसोलेट अर्थात स्वयं को एकांतवास में रखना चाहिए ताकि यह संक्रमण दूसरों तक ना पहुंचे। कोविड-19 संक्रमित होने पर क्या करें? भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वेबसाइट पर संक्रमण से जुड़ी हर जानकारी दी गई है। अगर मरीज को सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है तो वो भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या फिर 24 घंटे चलने वाले टोल फ्री नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। देश के विभिन्न राज्यों ने भी नागरिकों के लिए हेल्पलाइन शुरू किए हैं, जहां जरूरत पड़ने पर फोन किया जा सकता है। कोविड-19 संक्रमण के लक्षण। कोविड-19 से संक्रमित होने पर मनुष्य में क्या क्या लक्षण महसूस होते हैं, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला लक्षण है लगातार बुखार आना। इस वायरस के कारण शरीर का तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिस कारण व्यक्ति का शरीर गर्म हो सकता है। दूसरा लक्षण है लगातार खांसी का आना। इसके कारण लगातार खांसी हो सकती है, यानी आपको 1 घंटे या फिर इससे अधिक वक्त तक लगातार खांसी हो सकती है और 24 घंटों के भीतर कम से कम 3 बार इस तरह के दौरे पड़ सकते हैं। तीसरा लक्षण है स्वाद व गंध का पता ना चलना। विशेषज्ञों का कहना है कि बुखार और खांसी के अलावा यह भी वायरस संक्रमण का वह संभावित महत्वपूर्ण लक्षण है जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और चौथा और अंतिम लक्षण सांस लेने में परेशानी होना है। कोरोना से संक्रमित होने के 5 दिनों के अंदर व्यक्ति को सांस लेने में समस्या हो सकती है। सांस लेने की समस्या दरअसल फेफड़ों में फैलते कफ के कारण होती है।
कोविड-19 संक्रमण से बचाव के महत्वपूर्ण उपाय। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है मास्क पहनना। जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो संक्रमित होने से बचने के लिए मास्क का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यदि आपके पास मास्क नहीं है तो इसके लिए आप एक साफ रुमाल, चुन्नी या किसी साफ कपड़े का उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी नाक और मुंह को ढकने के लिए रुमाल या चुन्नी की कम से कम 3 परत बनाते हुए उसे मास्क की तरह मुंह पर बांध सकते हैं। दूसरा उपाय है हाथों को बार बार धोना। प्रत्येक 2 घंटे में अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। साबुन को अपनी उंगलियों के चारों ओर, उनके बीच और नाखूनों के नीचे, अपनी हथेलियों पर और अपने हाथों के पीछे की तरफ से लगभग 20 सेकंड तक रगड़ें और फिर उन्हें पानी से अच्छी तरह धो लें। सामाजिक दूरी का पालन। बाजार, मॉल, थिएटर, बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों जैसी लंबी कतारों और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। यदि ऐसा संभव नहीं है तो लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। दूसरों से कम 6 फीट की दूरी अवश्य बनाकर रखें। दूसरों से मिलने पर हाथ मिलाने की बजाय हाथ जोड़कर अभिवादन करें। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर भी कोरोना से संक्रमित होने से बचा जा सकता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए संतुलित व पौष्टिक आहार लें और योग व ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर आप फल, मेवे, हल्दी मिश्रित दूध, काढ़ा और खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। छींकते और खांसते समय टिश्यू का प्रयोग करना। कोरोना से बचने के लिए छींकते और खांसते समय टिश्यू या रुमाल से अपनी नाक और मुंह को ढक लें। उपयोग किए गए टिश्यू को उपयोग के तुरंत बाद बंद डिब्बे में फेंकें। रुमाल या टिश्यू ना होने पर छींकते या खांसते समय अपनी नाक और मुंह को कोहनी से ढक लें। हाथों का प्रयोग करने से बचें। चेहरे और आंखों पर हाथों से छूने से बचना। चेहरे, खासकर नाक, होंठ या पलकों को छूने से बचें। रेलिंग, हैंडल, डोरनॉब, कुर्सी, स्मार्टफोन, डायल पैड, कंप्यूटर कीबोर्ड व माउस, लिफ्ट या एलिवेटर बटन, डोर बेल्स को छूते समय सावधानी बरतें। दूसरों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के संपर्क में आने के बाद जल्दी ही अपने हाथों को सैनिटाइज या धो लेना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में अवरोध। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहला अवरोध आया है लॉकडाउन के कारण विद्यालयों का बंद होना। भारत में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए 24 मार्च 2020 से पूरे देश में लॉकडाउन का आदेश दिया गया था। कोरोना के कारण देश भर के शिक्षण संस्थानों को 14 मार्च से बंद कर दिया गया था। परंपरागत शिक्षण व्यवस्था में बाधा। कोरोना काल में शिक्षण प्रक्रिया में दूसरा सबसे बड़ा अवरोध आया है परंपरागत शिक्षण व्यवस्था में बाधा। कोरोना संकट के दौरान वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन शिक्षा को परंपरागत शिक्षण व्यवस्था के स्थान पर उपयोग किया जा रहा है, जो कि परिस्थितियों के कारण आज की जरूरत भी है। लेकिन सामान्य दिनों में भारत के समग्र विकास और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास दोनों के लिए परंपरागत कक्षीय शिक्षा ही सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होगी। आइए अब एक वीडियो के माध्यम से कोविड-19 के कारण शिक्षण प्रक्रिया में आए अवरोध और उसके प्रभावों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं।
कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में स्कूलों को बंद कर दिया गया, जिससे 1.5 अरब से अधिक बच्चे घरों में ही कैद हो गए हैं। शैक्षिक संस्थानों को कोर्स समय पर पूरा करने में बड़ी असुविधा हो रही है। इससे ऑनलाइन शिक्षा की मांग में वृद्धि देखी जा रही है। भारत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिससे 3 अरब से अधिक स्कूली छात्र अचानक घरों में बंद हो गए। लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग बढ़ रहा है। यह शिक्षा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। बच्चों के पढ़ने और पढ़ाने के तरीके बदल रहे हैं। अनेक कंपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपने ऐप और वेबसाइट लॉन्च कर रही है। इसमें गूगल, जूम और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां आगे हैं। कुछ स्टार्टअप शिक्षा प्रौद्योगिकी स्कूल बंद होने के प्रभाव को दूर करने में मदद कर रहे हैं और अस्थायी रूप से मुफ्त कक्षाएं दे रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस से कोर्स को समय पर पूरा करने में सहायता मिलेगी। सभी राज्य अपने शैक्षिक संस्थानों में ऑनलाइन क्लासेज शुरू करने पर सोच विचार कर रहे हैं और इसे एक स्थायी मॉडल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पुराने समय में शिक्षा प्राप्त करने का एकमात्र तरीका लंबी और बोरिंग क्लासेज में भाग लेना था, पर ऑनलाइन शिक्षा स्पष्ट रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अगली बड़ी उपलब्धि है। इस वीडियो के उपरांत अब हम कोविड-19 के कारण शिक्षण प्रक्रिया में आई बाधा और चुनौतियों के बारे में चर्चा करते हैं। विद्यालय के सुरक्षित संचालन में बाधा। विद्यालय के सुरक्षित संचालन में सबसे बड़ी बाधा है कोविड-19 से बचाव की जानकारी का अभाव। विद्यालयों के सुरक्षित संचालन के लिए शिक्षकों के साथ साथ ही अभिभावकों व बच्चों को कोविड-19 से बचाव की पूरी जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान समय में अवरुद्ध परंपरागत शिक्षण व्यवस्था के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था की चुनौतियां। पहली और प्रमुख चुनौती है ऑनलाइन शिक्षण हेतु अध्यापकों का प्रशिक्षित न होना। कोरोना महामारी के कारण अचानक विद्यालय बंद कर दिए गए और परंपरागत कक्षीय शिक्षण के स्थान पर ऑनलाइन शिक्षण को विकल्प के तौर पर अपनाया गया, परंतु ऑनलाइन शिक्षण के लिए सभी अध्यापक ना तो पूर्णतः तैयार थे और ना ही प्रशिक्षित। ऑनलाइन शिक्षण हेतु संसाधनों की कमी। हमारे देश में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के रास्ते में अनेक व्यवहारिक बाधाएं आई हैं, जैसे सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप की सुविधा न होना, इंटरनेट ब्रॉडबैंड का सुचारू रूप से उपलब्ध न होना और पुस्तकालयों का डिजिटल न होना। अध्यापक, अभिभावक और बच्चों में तकनीकी ज्ञान का अभाव। भारत में परंपरागत शिक्षण व्यवस्था के स्थान पर अपनाई गई ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के संबंध में सभी अध्यापक, अभिभावक व बच्चों को तकनीकी जानकारी का पूर्णतया अभाव है, जिससे ये व्यवस्था उनके लिए मानसिक बोझ का कारण भी बन सकती है। विद्यालय पुनः खोले जाने पर संक्रमण की चुनौती। विद्यालयों को पुनः खोले जाने पर सबसे बड़ी चुनौती होगी संक्रमण की चुनौती, क्योंकि विद्यालयों में संक्रमण की जांच के लिए उपकरणों की अनुपलब्धता सबसे प्रमुख समस्या है। विद्यालयों में उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के पश्चात दूसरी समस्या सामने आएगी, संक्रमण की जांच हेतु उपलब्ध उपकरणों के उपयोग की समस्या, क्योंकि उपकरणों के प्रयोग के लिए तकनीकी कुशलता की आवश्यकता होगी, जो ना तो विद्यालयों के शिक्षकों के पास होगी और ना ही विद्यालय के कर्मचारियों के पास।
संक्रमण रोकने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुपालन की चुनौतियां। विद्यालय पुनः खोले जाने पर संक्रमण पर लगाम कसना एक गंभीर चुनौती तो होगी ही, परंतु सरकार द्वारा संक्रमण रोकने के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन की चुनौती भी कम नहीं है। इसके लिए निश्चित ही विद्यालयों को व्यापक तैयारी की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना के प्रति समाज में जागरूकता का बहुत अभाव है। कोविड-19 के प्रति लोगों में अफवाहों की अधिकता। कोविड-19 को लेकर लोगों में अफवाहें भी बहुत फैली हुई हैं, जिस कारण बहुत से लोग इस महामारी के प्रकोप को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अफवाहों के कारण लोग अत्यधिक लापरवाही बरत रहे हैं, जो कि एक गंभीर चुनौती है। इस प्रशिक्षण सत्र के अधिगम प्रतिफल। कोविड-19 की पृष्ठभूमि से परिचित हुए, कोविड-19 से संक्रमण के लक्षण व बचाव के उपायों को जान सके, विद्यालय के सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाने में सक्षम हुए, वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था की चुनौतियों से परिचित हो सके, विद्यालय पुनः खोले जाने पर संक्रमण की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हुए, सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन कराने में सक्षम हुए। ये प्रशिक्षण सत्र यहीं समाप्त होता है। याद रखें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना को हराना है, भारत को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।